नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। बिहार के चुनाव के आंकड़ों को लेकर मैं कुछ बनाने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि बिहार की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर आप किसी प्रकार के निष्कर्ष निकालो जल्दबाजी में, ये जीतेगा ये हारेगा, तो आप या तो मूर्खता कर रहे हो या आप बेईमानी कर रहे हो। पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिए अपने मतलब से जो कुछ उनको प्रोपेगेंडा बनाना बनाए, लेकिन जो मतदान के आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के जो विश्लेषण मैंने देखे, उन विश्लेषणों को देखने के बाद मुझे लगा कि भाई अब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे आंकड़ों का मिस इंटरप्रिटेशन, उनका गलत मतलब अनेक जगहों पर पढ़े लिखे लोगों के द्वारा भी निकालते हुए जब देखा तो मुझे लगा कि अब मुझे आपसे बात करनी चाहिए। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारा एक रिश्ता है और हम ये करें कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ना दें, तो वो भी ठीक नहीं है। बहरहाल जो आंकड़ों के फाइनल रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से अब 65.8% वोटिंग का अंतिम आंकड़ा चुनाव आयोग ने 4 दिन के बाद दे दिया है। पूरा उसने जो भी किया होगा अपने दफ्तर में बैठ के। कुछ चीजें हमारे सामने रखी गई और उन चीजों को जोड़ के नतीजे निकालने की कोशिश की गई। इनमें एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में हुई वो ये हुई कि महिलाएं, खूब अंधाधुंध महिलाओं ने वोट दिए हैं, बढ़ चढ़ के महिलाओं ने वोट डाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए का उनको लोन दिया है और 1,21,00,000 महिलाओं को वो पैसे दिए गए हैं, तो वो सब निकल के आ गई वोट डालने। इसकी वजह से महिलाओं का टर्नआउट बढ़ गया तो वोटों का प्रतिशत बढ़ गया। झूठ, ये पूरा इंटरप्रिटेशन झूठ है। महिलाओं का प्रतिशत बढ़ गया ये भी एक प्रकार का झूठ है। कैसे? अब हम आंकड़ों में जाते हैं तो पता चलता है कि जो मतदान करने योग्य महिलाएं हैं उनकी संख्या 3,75,00,000 है। लेकिन क्या महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले? अगर आप आंकड़ों में घुसें तो वो ये कहते हैं कि कुल मतदाता 3,75,00,000 हैं जो मतदान हुआ। इसमें पुरुष 1,98,00,000 और महिलाएं 1,76,00,000 हैं। महिलाओं में उत्साह था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो वोटिंग हुई है उसमें महिलाओं का परसेंटेज 51% है, 51%। ध्यान से सुनिएगा, 2020 में ये 51.5% था, यानी पिछली बार से महिलाओं ने आधा % कम महिलाओं ने वोट डाला है। तो महिलाओं का टर्नआउट बढ़ गया ये कहना और फिर इसको इससे जोड़ना कि तेजस्वी ने कहा था 30,000 देंगे, उन्होंने कहा कि 10,000 देंगे, तो इसलिए जो है वो महिलाएं तौड़ पड़ी वोट डालने के लिए। अभी आप अलग अलग जगहों पर, मेरे बहुत सारे साथी माइक लेकर जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। वहाँ की गांव की महिला से भी अब बात करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उनमें और मध्य प्रदेश की महिलाओं में अंतर है। 10,000 रुपए के लोन पे विचार बदल देने वाली महिला नहीं है। और ये आंकड़ा ही पूरी तरह धराशायी हो गया। जब महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा ही नहीं है तो महिलाओं के कारण इधर उधर कुछ होगा, ये कहना इस आधार पर एक कपोल कल्पना जैसी दिखती है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, नीतीश कुमार का टोटल कैरेक्टर इस दौरान जो सामने आया, पहले नीतीश कुमार और मोदी जी एक फादर फिगर वाले सीन थे। भाई ये लोग रहेंगे तो हमारी रक्षा रहेगी। राहुल गांधी भी नया लड़का है, हालांकि उतना नया नहीं है, तेजस्वी भी नया लड़का है, वगैरह वगैरह। मुझे याद आता है कि मैं एक आरएसएस से जुड़े हुए अखबार के साथ जुड़ा था। वहाँ पर स्टाफ के क्वार्टर्स भी थे। एक महिलाओं को बात करते हुए मैंने सुना उस दौरान कि अडवाणी को कौन वोट देगा। अब किसी उस अखबार में काम करने वाले परिवार की महिला थी।
माधवराव सिंधिया देखो कितना हैंडसम लगता है। तो महिलाओं के उसमें लुक्स भी एक फैक्टर होता है, ऐसा माना जाता है। और उस मामले में तेजस्वी यादव को बेहतर पसंद किया जाना चाहिए। ऊपर से जो अंडवंड हरकतें कर रहे हैं, किसी का हाथ पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं है नीतीश कुमार, कभी वरमाला पे मरवाला पिलाए जा रहे हैं महिलाओं को, एक एक नहीं दो दो तीन तीन मामले आ गए हैं। वो संसद में, वहाँ की विधानसभा में खड़े होकर अश्लील बयान देना कि पढ़ी लिखी लड़की परिवार नियोजन कैसे बनती है, तो उसका पूरा उन्होंने चित्रण कर दिया, ऐसा होता है तो स्खलन होता है, तो जो भी है। ये एक लगातार कुछ भी भूल जाना, कुछ भी करने लगना, ये जो अहमकाना चीजें दिखाई दे रही हैं नीतीश कुमार की, अगर इनको देखने के बाद भी हरियाणा में कोई उम्मीद करता है, माफ कीजिए बिहार में कोई उम्मीद करता है कि महिलाएं वोट दे देंगी उनको, तो ये अपने आप में मजाक है। महिलाओं के वोट, इस बार जो हिंसक गतिविधियां हुई हैं, सरेआम गाड़ी से कुचल कुचल कर लोगों को मारा गया है, उसके कारण प्रभावित हो सकते हैं। और किसी भी अत्याचारी को और हिंसक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अगर कोई नापसंद करता है तो महिलाएं करती हैं। दूसरे फैक्टर पे आते हैं, लेकिन चूंकि महिलाओं की संख्या बढ़ी नहीं है तो इसके आधार कुछ बदलेगा ऐसा मानना हमको नहीं चाहिए। महिलाओं के वोट कहीं पे भी जाएं, वो उनका एक ही प्रभाव पड़ेगा। ये जो पुराना परसेंटेज था उसी के बेसिस पे वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन नया परसेंटेज आ गया, महिलाएं उमड़ पड़ी और ये कमाल कर देंगी, ऐसा नहीं होता है। दूसरा फैक्टर, अगर आप देखें तो प्रवासी मजदूरों को भी ये बताया गया है कि जब वो, जो लोग दूसरे शहरों में काम करते हैं, वो छठ पर घर आए थे, फिर इलेक्शन में शामिल होकर भी चले गए, क्योंकि वोट डालने के लिए एक मजदूर आदमी आया है, पता चला वोट डालने के लिए उसको पैसे मिलेंगे। मैंने बताया था, हमारी ग्रेस है होगी, एक महिला है, वो गई हुई हैं, उनको 2000 रुपये 4000 रुपये वोट डालने का मिलेगा, इसलिए वो रुक गई हैं। फिर उनके 1 महीना की छुट्टी हो गई उनकी सब मिला के। तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन इसका एक अंतर और समझिए। जो लोग दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं उनकी साइकी और जो बिहार में लोकल रह रहे हैं उनकी साइकी में अंतर होता है। इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर चुनावों में जो पोस्टल बैलेट होता है उसका अंतर, उसका अलग प्रभाव होता है, उसका रुझान अलग होता है, और जो लोकल वोटिंग का अलग होता है, अक्सर आपने देखा होगा। तो यहाँ पर एक फैक्टर ये आता है कि वो लोग आए होंगे, वो अपनी मानसिकता, जहाँ वो नौकरी करते हैं वहाँ से, अगर वो चेन्नई से लौटे होंगे तो उस मानसिकता से लौटे होंगे और वो वहाँ वोट दे सकते हैं। और चूंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का रेडिकलाइजेशन वगैरह का प्रभाव है, इसलिए कुछ वोट का फायदा उनको मिल सकता है बिहार में, जो बिहार की टिपिकल राजनीति से अलग है। अब तीसरा फैक्टर, ये भी झूठा है, और छोटा मोटा नहीं, बड़ा झूठ है। झूठ ये है कि वहां पर एसआईआर होने के कारण वोट कम हो गए, तो जब कुल वोट कम हो जाएंगे तो मतदाता की संख्या बढ़ जाएगी। मैं आपको जो इन्होंने समझा, इनके दिमाग में समझा, गए नहीं आंकड़ों में, हवा में समझ लिया कि भैया अगर एक घर में 25 आदमी हैं और उसमें से अगर 20 आदमी वोट डालेंगे तो वो हो जाएगा 80%, और अगर उस घर में 20 आदमी है और 20 आदमी वोट डालेंगे तो हो जाएगा 100%। तो इस लिहाज से चूंकि वोट बहुत सारे कम हो गए थे, वोट कट गए थे, इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ गया, तो वोट ज्यादा पड़ गए। तो एसआईआर से जो वोट कटे हैं, जो संख्या कम हुई है, उसको अगर इफेक्टिवली आप परसेंटेज पे मैप करो तो जो हिसाब निकलता है वो ये निकलता है, अगर उतने ही लोगों ने वोट डाला तो 5.4% मतदान का टर्नआउट बढ़ना चाहिए। कितना? 5.4%, जो सांख्यिकी प्रभाव है इसका, यानी 59.6% ही हो पाता मतदान अगर एसआईआर को इस पे आप शामिल कर लेते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि देश भर से ये खबरें आई, पूरे बिहार से, माफ कीजिएगा, पटना से भी, कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं और एसआईआर के कारण वोट नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि उनका वोट कटा हुआ है। अक्सर आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोगों की बातें सुनी होंगी, बाइट सुने होंगे, जो वो माइक पे बोल रहे हैं एसआईआर से उल्टे वोट कटे हैं, बहुत सारे लोगों को वोट डालने का मौका नहीं मिला। अगर ये पहले के हालात होते तो ये लोग वोट डालते,
जो मरे हुए थे शायद वो वोट डालने नहीं आते, उनकी जगह एक आध कोई दूसरा डाल भी देता, लेकिन व्यापक तौर पे नहीं होना था। तो एसआईआर से वोट बढ़े नहीं है, कटे हैं, ऐसा मुझे लगता है। खैर, और उसमें वो लोग जो वोट डालने वाले हैं उनके वोट भी कटे हैं, उसको अलग भी रख दें, तब भी जो वोट होने चाहिए थे वो 59.6% होने चाहिए थे एसआईआर का प्रभाव। लेकिन वोट कितने पड़े हैं? 65 से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 65% 65.4% टर्नआउट अगर होता है और उसको होना चाहिए था 59.6, यानी 5% वोट फिर भी ज्यादा पड़े हैं ना भाई। एसआईआर का इंपैक्ट हटा दो तब भी। तो कौन सा फैक्टर है? क्या फैक्टर है? महिला फैक्टर, कल्याणकारी योजना, ये वो फेल हो गया, एसआईआर फेल हो गया। फिर क्या कारण है? क्या वही कारण है जो कन्वेंशनल कारण सारे साइकोलॉजिस्ट सदियों से गिनते आ रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी। जब व्यवस्था से लोग असंतुष्ट होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर आकर वोट डालते हैं, और जो लोग स्वराज पार्टी की बात करते हैं और सोचते हैं कि उनका असर पड़ा है, तो वो लोग भी जान लें कि उनका असर भी जो पड़ेगा प्रशांत किशोर का, वो असर भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट असर ही होगा। प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर अगर शहरी युवा वोट डालने निकला तो जो शहरी उच्च वर्गीय युवा है, जो प्रशांत किशोर का संभावित मतदाता हो सकता है वोटर, वो शहरी उच्च वर्गीय ऊंची जातियों का मतदाता परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है। और वो नौजवान अगर उठ खड़ा हुआ है तो अगर वो स्वराज पार्टी को वोट डालता है, प्रशांत किशोर को वोट देता है, तो बीजेपी के वोट कट रहे हैं, जिसको आप कह रहे हो कि जिसके कारण ये टर्नआउट बढ़ा, यानी जो नए वोट आए हैं वो वोट बीजेपी के कट रहे हैं। प्रशांत किशोर, आप इससे तो कोई इनकार नहीं, ऊंची जातियों की पार्टी बीजेपी है, इससे कोई इनकार नहीं कि युवाओं की पार्टी भी बीजेपी रही है। और इसके अलावा एक फैक्टर और भी है जो आमतौर पे लोग कहते हैं, हायर टर्नआउट मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट, व्यवस्था से नाराज लोग जब सरकार बदलना चाहते हैं, हालात से जो लोग असंतुष्ट होते हैं, वो आंदोलन के रूप में सड़कों पर आते हैं। और बिहार में इस आंदोलित होने को कई रूप में देख सकते हो आप, क्योंकि बिहार में गणित दूसरा चलता है। बिहार में जो वहां पर अभी जो भूमिहारों का कत्ले आम और ये सीधे सीधे धमकी कि वोट डालने मत निकलने देना, ये मत करने देना, लल्लन जी बोल रहे थे, इन सब चीजों का एक व्यापक असर उन जातियों में हो सकता है जो बिहार में पिछली जाति जनगणना के बाद एक नया कॉन्फिडेंस हासिल कर चुकी हैं। उनको लगता है कि ये जो लोग हैं बहुत कम संख्या में हैं, 10-11 हजार हैं, 10-11% हैं, और अगर ये हम पे दादागिरी करेंगे तो हम जवाब देंगे इन्होंने आदमी को एक को मार दिया। वो आदमी अति पिछड़ा वर्ग के लिए करने गया था ना, कैंपेन था भले ही यादव। तो ये पूरे दलित और दमित समाज ने उठ के खड़े होकर वोट तो नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। और इसलिए आप कोई निष्कर्ष जल्दी नहीं निकाल सकते। फलोदी सट्टा बाजार वाले क्या कर रहे हैं, उनके पास इनपुट्स उतने हैं या नहीं है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, ये मीडिया की चकल्लस है। लेकिन आप ये समझिए कि सीधे सीधे बड़ी संख्या में लोग बाहर आ गए। अब अगर आप बिहार का इतिहास लें तो पोलिंग परसेंटेज बढ़ने से क्या नीतीश को फायदा होता है? तो इतिहास आपको जवाब देगा कि पोलिंग परसेंटेज का प्रभाव कभी भी नीतीश के मामले में सकारात्मक नहीं हुआ। जब भी नीतीश कुमार सत्ता में लौटे हैं, पोलिंग परसेंटेज 60% से नीचे रहा है। 2005 में 45%, केवल 45.85% हुआ था।
2010 में 52.73% हुआ था, 2015 में 56.91% हुआ था और 2020 में 57.29% हुआ था। यानी इस बार का 65% का पैटर्न बहुत अलग है। नीतीश के लिए वापस लौटना मुश्किल होगा क्योंकि नीतीश की जो इमेज है काफी खराब हो चुकी है। अब एक सच्चाई पे आते हैं। एक और फैक्ट है, वो फैक्ट ये है कि जिन जिन लोगों के इस बार वोट कटते कटते बचे हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ वोट डालने ज़रूर जाएंगे क्योंकि उनको अपनी वोट की अहमियत का पता लग गया है। इसको भी अगर आप एक तरफ कर दें तो आप एक चीज़ पे और भी जाएंगे जो आपको सीधी तरह से समझने को मजबूर करती है, और वो ये है कि पिछले चुनाव में भी टक्कर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी में नहीं थी। पिछली बार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच में था। आरजेडी के पास एक सीट ज़्यादा थी बस, यानी टक्कर पे थे आरजेडी और बीजेपी। नीतीश कुमार की सीटें तो करीब करीब आधी आई थी इन दोनों से। चूंकि वो एक बैलेंसिंग फैक्टर थे इसलिए, और आरजेडी की सरकार ना बन जाए इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ चली गई थी। और नीतीश इतने लोकप्रिय नहीं थे कि उनके नाम पर मुख्यमंत्री का चुनाव जीता जा सके। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चेहरा बनाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो पिछड़ों की संख्या है उसके वोट उसको मिल सकें। लेकिन नीतीश ने इस बार कुछ ऐसा किया है जिसमें उनकी सोशल इंजीनियरिंग नहीं चली, पहली चीज। दूसरा, नीतीश की अपनी पर्सनल इमेज पहले से काफ़ी कमज़ोर है। उनकी मानसिक दशा, उनकी हरकतें और बहुत सारी चीज़ें ये बताती हैं कि नीतीश अब उतने मजबूत कैंडिडेट नहीं हो सकते। दूसरा, नीतीश अब कठपुतली जैसे नज़र आ रहे हैं। वो स्वतंत्र रूप से कोई फैसला ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, इसको लेकर पूरे बिहार को कोई संशय नहीं है। उनको एकदम क्लियर है कि ये आदमी बनेगा तब भी काम कोई और करेगा। तो ऐसे में मुकाबला इन दोनों के बीच में हो गया। जो नीतीश के वोट हैं वो कटने हैं। नीतीश के जो वोट कम होंगे वो कार्व आउट होके अगर बीजेपी के पास जाते हैं तो बीजेपी फायदे में रहेगी, और तेजस्वी के पास जाते हैं तो तेजस्वी फायदे में रहेगा। चूंकि बीजेपी और नीतीश एक ही हैं तो जो कुछ नीतीश से कटेगा वो बीजेपी के पास जाना अपने आप में एक मजाक है। तो वो जाना है तो वो जाएगा तेजस्वी के पास। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो ध्रुवीकरण हुआ है, जातीय ध्रुवीकरण हुआ है, और चुनाव के बीच में हिंसा से जो संदेश गया है, जाति जनगणना से जो संदेश गया है, उसके बाद में अपर कास्ट हिंदू वाली पार्टियां अब उस हालत में नहीं रह गई हैं कि लोग उनके साथ रहें। जाति जनगणना ने आंखें भी खोली हैं, लोगों को गणित और इक्वेशन भी बताया है। तो जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। इसके आधार पर मैं कोई ये निचोड़ नहीं निकालूंगा कौन जीत जाएगा, कौन हार जाएगा, कौन आगे हो जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लोकल फैक्टर भी होता है। अगर मेरा दोस्त इस इलाके से चुनाव लड़ रहा है, मेरा अपना लड़ रहा है, मेरे किसी काम आया था, जब जरूरत हो घर पे खड़ा हो जाता है, तो फिर मैं ये सब फैक्टर नहीं देखूंगा, मैं उसको वोट दे दूंगा। इसलिए कोई अंतिम नतीजा निकालना उस तरह से ठीक नहीं है। लेकिन जो जानकारियां आपके पास चल रही हैं हवा हवाई, उनको एक हकीकत रखने का मेरा मकसद था, इसलिए रख दिया। नमस्कार, जय हिंद।